हेलो दोस्तों, मैं संजीव बालियान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के चैनल बालियान क्लासेस में। मैं जानता हूं कि वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। अब की बार किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब जो वीडियो बनेगी वो कंटिन्यू बनेगी, लगातार बनेगी। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका कोर्स कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा। तो हम चल रहे थे कहाँ पर, गुलाम वंश में। और गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया था और आराम शाह को पढ़ लिया था। और उसके बाद इल्तुतमिश जो शमसनी वंश का प्रथम शासक या राजा था उसको पढ़ लिया था। इसके बाद शमसनी वंश का जो दूसरा शासक आता है उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में जो शासिका आती है, जो सुल्ताना आती है, उसका नाम है रजिया। आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो शासक या सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ हम सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज को, उसके बाद शुरू करेंगे रजिया को। इसमें हमें महत्वपूर्ण रूप से रजिया के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि जो रुकनुद्दीन फिरोज है उसका शासनकाल ज़्यादा दिन नहीं चला और ना ही वो इतना महत्वपूर्ण है। बस हम परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत कम याद रखते हैं कि इल्तुतमिश के बाद सुल्तान कौन बना गुलाम वंश का। तो ज़्यादातर जो आंसर इसका आता है रजिया आता है, लेकिन रजिया क्या है, गलत है। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। तो एक बार रुकनुद्दीन फिरोज को देख लेते हैं कि ये आखिर कौन था और इल्तुतमिश का ये क्या लगता था, इसने कितने वर्ष तक शासन किया और फिर इसको गद्दी से क्यों हटाया, किस वजह से इसको हटाया गया। तो इसकी परिस्थितियों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो बात आती है 1236 ईस्वी की, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो 1236 से लेकर के 1266 ईस्वी तक, 1236 से लेकर के 1266 ईस्वी तक, यानी कि 30 वर्ष का जो शासन रहता है, 30 वर्ष का जो शासन रहता है, जो टाइम पीरियड रहता है गुलाम वंश का, वो स्थिर रहता है। उसमें उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। ये जो स्थिति होती है ये इसलिए होती है क्योंकि इस इल्तुतमिश के बाद कोई भी योग्य सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठता। जो भी सुल्तान बैठता है वो एक अयोग्य ही साबित होता है। लेकिन इनमें एक रजिया सुल्ताना थी जो योग्य थी, लेकिन वो एक महिला थी, वो एक स्त्री थी, इसलिए वो इस योग्य तो थी, वो शासक बनने के उसमें सभी गुण मौजूद थे, लेकिन वो फिर भी असफल शासिका रही। इसके बाद रजिया के बाद आता है बैराम शाह, और बैराम शाह के बाद आता है अलमसूद, और अलमसूद शाह के बाद आता है आपका नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद 1266 ईस्वी में बलबन आता है, लेकिन बलबन शमसनी वंश का नहीं है, ये द्वितीय इल्बारी जाति का है। द्वितीय इल्बारी वंश की स्थापना करता है, यानी कि बलबनी वंश की स्थापना करता है। तब दिल्ली सल्तनत का उत्थान होता है बलबन के समय में। तो रुकनुद्दीन फिरोज से लेकर के बलबन के समय तक जो है क्या होता है, उथला पथली होती है शासन में, गुलाम वंश के शासन में। तो देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। तो ये इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी का शासनकाल रहा है। और जो इल्तुतमिश था एक योग्य शासक था, इसमें योग्यता के सभी शासक के सभी गुण थे। जो इल्तुतमिश है इसकी दो पत्नी थी, वैसे तो इसकी और भी पत्नी थी, लेकिन मुख्य रूप से इसकी ये दो पत्नी थी जिनका हम जिक्र करने वाले हैं। तो इसकी दो पत्नी थी जिनका नाम है शाह तुर्कान और कुतुब शाह।
क्या नाम है? शाह तुर्कान और कुतुब शाह। तो ये जो शाह तुर्कान है, शाह तुर्कान के दो पुत्र थे जिनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज और दूसरे का नाम है मुइज़ुद्दीन बैराम शाह। बड़े वाले का क्या नाम है? रुकनुद्दीन फिरोज और छोटे का नाम क्या है? मुइज़ुद्दीन बैराम शाह। इसकी जो दूसरी पत्नी थी कुतुब शाह, उसके भी दो संतान थी। जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद और जो उसकी पुत्री थी उसका नाम था रज़िया। इसमें नासिरुद्दीन महमूद जो था वो इसका ज्येष्ठ पुत्र था और प्रिय भी था। और खास बात यह है कि प्रिय होने के साथ साथ में उसमें शासक बनने के सभी जो गुण थे मौजूद थे। वे सभी प्रतिभाएं इसमें मौजूद थी जो एक शासक में होनी चाहिए। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने जीवन में ही, अपने जीवित रहते ही अपना जो उत्तराधिकारी है वो नासिरुद्दीन महमूद को ही नियुक्त किया था। लेकिन असमय में ही 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके उत्तराधिकार के लिए चिंता पैदा हो जाती है इल्तुतमिश के कि अब मैं उत्तराधिकार किसको नियुक्त करूं। और उस उत्तराधिकार में दो नाम हैं जो प्रबल दावेदार होते हैं, जिनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज और रज़िया। रुकनुद्दीन फिरोज और रज़िया। तो ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है, इनकी जो माता है शाह तुर्कान, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होती है। वो अपने पुत्र फिरोज को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। जबकि इल्तुतमिश जो है वो देखता है कि नासिरुद्दीन के बाद में उसकी जो पुत्री है रज़िया, उसके अंदर भी वही गुण मौजूद है जो एक अच्छे शासक में होने चाहिए। और ये जो रज़िया थी ये इल्तुतमिश की बहुत प्रिय थी और अपने नाना कुतुबुद्दीन ऐबक की भी बहुत प्रिय थी। तो जब ये ग्वालियर का अभियान कर रहा होता है 1231-32 में इल्तुतमिश, तो उस समय ये दिल्ली की जो गद्दी है रज़िया के हाथों में सौंप कर चला जाता है। जब रज़िया के हाथों में सौंप कर चला जाता है और उसके बाद ये वापस आता है दिल्ली में, तो देखता है रज़िया ने ऐसे ही काम किया है जैसे एक सुल्तान को करना चाहिए। इसी बात को लेकर के ये अपने मंत्रियों को बुलाता और कहता है कि उत्तराधिकार के लिए एक फरमान तैयार कीजिए, एक राजपत्र तैयार कीजिए, हम रज़िया को सुल्तान या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। तो जो इल्तुतमिश है वो रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और ये बात जो है शाह तुर्कान को हजम नहीं होती। जब ये बात शाह तुर्कान को हजम नहीं होती, जो शाह तुर्कान है वो इसके रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र करती है। जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया हुआ चालीसा दल था उसको अपने पक्ष में मिला देती है। और जब वो उसको अपने पक्ष में मिला देती है तो रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र करती है और रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र करने के बाद अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को वो गद्दी पर बैठाती है। क्योंकि ये जो चालीसा का दल है ये बहुत ही शक्तिशाली था उस समय। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज है ये चालीसा दल के सहारे या चालीसा दल जो है चालीसा दल के सहारे बैठने वाला जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है वो रुकनुद्दीन फिरोज है। इसको गद्दी पर कौन बैठा था? चालीसा का दल बैठा था, यानी कि तुर्क अमीर लोग इसको बैठाते। और ऐसा ये पहला सुल्तान है रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर कब बैठता है? ये गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में। कब बैठता है? ये 1236 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो कहते हैं कि इस समय इसकी जो माता है शाह तुर्कान वो हाथी पर चढ़ करके बहुत बड़ा बड़ा दान करती है जनता में। तो जब दान करती है तो वो पैसा जो है कहाँ से आता है जानते हो? वो पैसा आता है राजकोष से। जो राजकोष है, राजा का जो कोष होता है, वो वहीं से पैसा आता है। जब वो उसमें से पैसा निकालती रहेगी और आने का कोई स्रोत ही नहीं होगा पैसे का, तो क्या होगा?
आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, और जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो जनता और सैनिकों को पैसा देने के लिए ये अब उसमें कटौती करेंगे। जब ये उसमें कटौती करने लगेंगे तो जनता और सैनिक इससे क्या हो जाएंगे, नाराज होने लगेंगे। और ऐसा हुआ भी। तो ऐसी स्थिति में जैसे जब अराजकता फैलती है तो ऐसी स्थिति में रजिया सोचती है कि अब तुझे जो है अच्छा मौका मिला है। तो रजिया क्या करती है इस समय, रजिया जो है लाल वस्त्र धारण करती है। तो लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक होता था। जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति होता था और वो अपने सुल्तान के सामने न्याय मांगता था तो वो लाल वस्त्र धारण करता था, जिससे पता लगता था कि ये न्याय के लिए आया है। तो लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक होता था, और रजिया सुल्तान भी न्याय के लिए लाल वस्त्र धारण करती है। और जब लाल वस्त्र धारण करती है तो दिल्ली की गलियों में घूमती है, चलती है और लोगों को आह्वान करती है। जनता को कहती है कि जिसको तुमने राजा बनाया है वो राजा बनने के लायक नहीं है, वो तुम्हारी कुछ भी इच्छाएं, कुछ भी मांग पूरी नहीं करेगा। और ये बात समझती थी जनता कि हाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। तो रजिया सुल्तान उससे वादा करती है, जनता से क्या करती है, वादा करते हैं, अलग अलग तरह के वादे करते हैं कि अगर तुमने मुझे सुल्तान बना दिया तो मैं तुम्हारी हर मांगे पूरी करूंगी, जिस चीज की यहाँ पर कमी है उनको मैं पूरा करूंगी। तो ये जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान जो है जनता का दिल जीत लेती है। जब ये जनता का दिल जीत लेती है तो जनता क्या करती है, जनता जो है रुकनुद्दीन फिरोज के खिलाफ बगावत कर देती है, विद्रोह कर देती है, और उसको जो है जनता गद्दी से उतार करके रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाती है। और रजिया सुल्तान को सुल्ताना के पद से विभूषित नहीं करते, रजिया सुल्ताना को सुल्तान के पद से विभूषित करते हैं। भले ही वो स्त्री है, लेकिन वो कहती है कि मैं स्त्री भले ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो सभी गुण हैं जो एक मर्द में होते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए मैं अपने नाम के बाद में सुल्ताना तो नहीं लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, सुल्तान ही लगाऊंगी। तो रजिया अपने नाम के बाद में सुल्तान लगाती थी, ना कि सुल्ताना। हालांकि बहुत सी किताबों में सुल्ताना नाम मिलता है, जो अलग अलग इतिहासकार हुए उन्होंने अपने तरीके से उस नाम को रखा है। तो इस तरह से जो है रजिया सुल्तान क्या बनती है, शासिका बनती है, दिल्ली की सुल्तान बनती है। और जनता द्वारा बनाई गई दिल्ली की पहली सुल्तान रजिया सुल्तान ही थी। वो जनता ने बनाई थी, ना कि किसी तुर्क अमीरों ने, ना ही 40 दल का उसमें सहयोग था। तो किसने बनाई थी, वो रजिया जनता की, वो दिल्ली की जनता ने। तो ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है ये 1236 में गद्दी पर बैठता है, और इसका जो शासन काल है भैया, इसका जो शासन काल है रुकनुद्दीन फिरोज का, वो 6 महीने का होता है। कितना, 6 महीने 18 दिन का इसका शासन काल होता है। 6 महीने 18 दिन इसकी एग्जैक्ट टाइम पीरियड है, बिल्कुल सही। 6 महीने 18 दिन तक ये शासन करता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आती है रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन करती है। एक बात और मैं बता दूं, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है बहुत ही सुंदर होता है। क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है, साथ साथ में ये बहुत ही सुशील होता है। सुशील के साथ साथ में ये बहुत ही उदारवादी का होता है, उदारवादी प्रकृति का होता है, यानी कि उदार होता है, बड़ा मोडेस्ट होता है, बड़ा ही विनम्र होता है, बड़ा उदार होता है। तो इसमें ये तीनों गुण हैं, जो रुकनुद्दीन फिरोज है उसमें ये तीनों गुण हैं। लेकिन अब आप ही बताइए कि अगर किसी इंसान में ये तीनों गुण हैं तो क्या वो राजा बनने के लायक है इन गुणों से, क्या वो सुल्तान बनने के लायक है इन गुणों से। और उस गद्दी का, जिस गद्दी पर वारा का न्यारा किससे होता है, तलवार से होता है। जिसके हाथ में तलवार है वही गद्दी हासिल करेगा। तो ऐसी गद्दी को पाने के लिए
क्या इन गुणों का होना आवश्यक है? सुंदर हो, सुशील हो, उदार हो। इसके साथ साथ में उसके अंदर सेनापति के गुण भी तो होने चाहिए, जो रुकनुद्दीन फिरोज में नहीं थे। उसी के साथ साथ कूटनीतिक का भी ज्ञान होना चाहिए, जो इसके अंदर नहीं था। बड़ा ही आलसी किस्म का था। और ये एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। तो ये हो जाता है रुकनुद्दीन फिरोज का इतिहास खत्म। इतना इतिहास है इसके बारे में, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, आपको कंपटीशन पास करना है, ना कि आपको पीएचडी करनी होती है कि आप एक ही शासक के बारे में बार बार पढ़ोगे। ठीक है, आपको मैंने पहले ही कहा था, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। ये एक सटीक तकनीक होनी चाहिए पढ़ने की, रणनीति होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। अब जो रजिया सुल्तान आती है वो शमसी वंश की तीसरी शासक है। शमसी वंश की तीसरी शासक है, लेकिन गुलाम वंश की वो 5वीं शासक है। तो रजिया सुल्तान का जो पूरा नाम है वो क्या है? जलालत उद्दीन रजिया सुल्तान। और इसका जो शासन काल है वो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसने 4 साल तक शासन किया है, लेकिन ये 4 साल तक शासन नहीं करती, क्योंकि इसमें 6 महीने तो शासन कौन कर चुका होगा? रुकनुद्दीन फिरोज। तो इसका जो शासन काल है वो कितना है? इसका जो शासन काल है वो 3 साल का है। कितना है? 3 साल का है। इसका जो शासन काल है वो 6 महीने का है, और इसका जो शासन काल है वो 6 दिन। कुल मिलाकर इसका जो शासन काल है वो 3 साल 6 महीने और 6 दिन का है। और ये जो शासन काल है ये एग्जैक्ट है, याद रखना। तो 3 साल 6 महीने 6 दिन तक ये शासन करती है। इसका जो नाम है वो क्या है? जलालत उद्दीन रजिया सुल्तान। इसका जो जन्म हुआ था वो 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। ये जो इल्तुतमिश है इसके पिता सुल्तान बनने से पहले बदायूं के इक्तादार थे, और बदायूं जो इक्ता थी गुलाम वंश में सबसे महत्वपूर्ण इक्ता बदायूं की ही थी। तो सुल्तान के बाद जो भी शासन करता होता था वो इक्ता बदायूं का इक्तादार ही होता था, उसका पद ही सबसे ऊंचा होता था सुल्तान के बाद। इसकी जो उपाधि थी रजिया सुल्तान की, इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी? इसकी उपाधि थी उम्दत उल निस्वा। उम्दत उल निस्वा की उपाधि से इसको नवाजा गया है। उम्दत उल निस्वा इसने सिक्कों पर लिखा था, जिसका मतलब होता है कि स्त्रियों में उदाहरण, कि स्त्री में भी ऐसी शासिका हो सकती है जो मर्दों में होती है, जो मर्द होते हैं मतलब, तो स्त्री में भी ऐसी शासिका हो सकती है। ये एक उदाहरण के तौर पर इसकी एक पदवी थी स्त्रियों को। क्या नाम था? उम्दतुल निस्वा। और ये इसने सिक्कों पर लिखवाई थी। इसके बाद ये क्या करती है? ये लाल वस्त्र पहनती है, और लाल वस्त्र जो होता है उस वक्त न्याय का प्रतीक था, पहनकर फिरोज के खिलाफ विद्रोह करती है। अभी आपको बताया था कि जो जनता थी वो रुकनुद्दीन फिरोज के कार्यों से परेशान हो गई थी, तंग आ गई थी। तो इस वजह से इसने क्या किया? विद्रोह किया लाल वस्त्र पहनकर। इसने क्या किया था? ये जो है एक स्त्री थी, लेकिन अपने आप को स्त्री नहीं मानती थी, अपने आप को एक मर्द ही मानती थी। तो इसने जो भी स्त्री का पहनावा होता था उसको त्याग करके मर्दों की वेशभूषा को अपनाया था। जैसे इसने कुबा को पहना, कुबा होता है कुर्ता, कुर्ते को पहना। इसने कुल्हा को पहना, कुल्हा मतलब होता है टोपी, टोपी या पगड़ी। अब आप ही बताओ, टोपी या पगड़ी कोई स्त्री थोड़ी पहनती है, मर्द ही पहनता। और मर्द में भी कौन पहनता है? शासक लोग पहनते हैं। तो ऐसा करने वाली ये रजिया थी। रजिया क्या करती थी? कुबा पहनती थी, कुल्हा पहनती थी, और ये मतलब पगड़ी को क्या करती थी? या टोपी को धारण करती थी, पहनती थी। ये जो कुबा है, ये जो पगड़ी है, ये मेरे भाई इस्लाम धर्म में अवैध है।
कोई भी जो स्त्री है वो ऐसी वेशभूषा नहीं पहन सकती। तो इस्लाम धर्म के खिलाफ है ये। तो ये इस्लाम धर्म के क्या चली गई थी, खिलाफ चली गई थी। इसके बाद इसने क्या किया था, हाथी पर दौरा करना शुरू कर दिया था। हाथी पर जो है सुल्तान मर्द लोग ही बैठते हैं, लेकिन ये स्त्री होते हुए भी क्या करती थी, हाथी पर बैठती थी और अपने जो शहर है दिल्ली का, उसका क्या करती थी, दौरा करती थी। इसके बाद ये खुला दरबार लगाती थी। बंद कमरे में ये अपने जो मंत्री होते हैं उनके लिए जो दरबार लगता है वो बंद कमरे में नहीं लगता था, खुले में दरबार लगता था। तो ये खुला दरबार लगाती थी। शासक बनने के इसमें सभी गुण मौजूद थे। शासक बनने के इसमें क्या थे, सभी गुण मौजूद थे, जैसे घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कूटनीति। जो एक शासक सुल्तान का महत्वपूर्ण गुण होता है वो भी इसमें मौजूद था। उस समय जो शिक्षा, जो तालीम लड़कों को दी जाती थी, वो सभी तालीम इसने हासिल की हुई थी रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान में अच्छे शासक के गुण होने के साथ साथ ये एक मुद्रा विशेषज्ञ भी थी, यानी कि मुद्रा की इसको अच्छी खासी पहचान थी और इसने नए सिक्कों को ढालना शुरू किया था। जो इल्तुतमिश के समय जीतल और टंका बनता था, उन्हीं को इसने अलग आकार दे करके, हालांकि इसके समय में भी जीतल और टंका ही थे, लेकिन उनको अलग आकार इसने दिया था। इसने क्या किया था, अनेक स्कूल खोले, बहुत से इसने स्कूल खोले थे जिसमें अच्छी तालीम और शिक्षा दी जा सके। तो ये जो है शिक्षा के खिलाफ नहीं थी, ये चाहती थी कि हर किसी को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, धर्म की शिक्षा मिले। फिर भी एक असफल सुल्तान रहिया, एक योग्य शासिका तो थी, इसमें सभी गुण थे, लेकिन फिर भी ये कैसी रही, असफल सुल्तान रही। भाई जो अपने शासन को चलाने में असमर्थ हो और ठीक से ना चला पाए और अपनी जिंदगी से हार जाए तो वो कैसा होगा, असफल ही होगा। और यही हुआ था सुल्तान रजिया के साथ भी। तो इसकी जो असफलता के कारण थे वो क्या थे, तो लोगों के अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं। किसी ने कहा है कि वो एक स्त्री थी इसलिए वो असफल रही, तो स्त्री होना उसका एक असफलता का कारण था। दूसरा, अमीरों की महत्वाकांक्षा उसकी एक असफलता का भी कारण थी, क्योंकि जो अमीर लोग थे, अमीर का मतलब होता है जो चालीसा दल के लोग थे, तो वे कहते थे कि हम तो अमीर हैं और हमारी स्थिति ऐसी है कि जिसको चाहे उसको राजा बना सकते और जिसको चाहे उसको राजा के पद से उतार सकते। और यही हुआ था, इतनी ही ताकत आ गई थी संगठन में, चालीसा के संगठन में इतनी ताकत आ गई थी कि वे जिसको चाहे राजा बना सकते थे, जिसको चाहे गद्दी से उतार सकते थे। लेकिन रजिया सुल्तान इनके खिलाफ थी, उन्होंने इन अमीरों को ऐसा मौका दिया ही नहीं। तो वे कहते हैं कि ये एक स्त्री है और हम एक स्त्री के दबाव में काम नहीं कर सकते, तो वे इसके खिलाफ हो गए थे। इसके बाद शरीयत के विरुद्ध इसने काम किया था। शरीयत मतलब कानून या कुरान के, इस्लामिक कानून कुरान, इसके विरुद्ध इसने काम किया था। क्या काम किया था, इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। जो पर्दा प्रथा होती है, पर्दा प्रथा मतलब पर्दे में रहना, स्त्री का पर्दे में रहना ही अच्छा होता है, किसमें, इस्लाम धर्म में। लेकिन ये पर्दा प्रथा को इसने क्या किया था, त्याग दिया था। पर्दा में नहीं रहती थी, ये खुली रहती थी मर्दों की तरह, जिससे बड़े बड़े जो मुस्लिम अधिकारी थे, इस्लामिक जो अधिकारी थे, वे क्या हो गए थे, इसके खिलाफ हो गए थे। जनता भी इसके खिलाफ हो गई थी, क्योंकि जनता भी तो मुस्लिम थी, तो वो भी क्या हो गई थी, इसके खिलाफ हो गई थी। इसमें जो मिन्हाज है, मिन्हाज इसके जो साम्राज्य है रजिया का, इसके साम्राज्य का वर्णन करता है। मिन्हाज क्या कहता है, मिन्हाज कहता है
कि देवल से लेकर के, देवल पाकिस्तान में एक तट है, वहाँ पर पड़ता है मकराना तट के पास में, तो देवल से लेकर के लखनौती तक, लखनौती बंगाल में है, तो देवल से लेकर के लखनौती तक जितने भी अमीर या मलिक है उन्होंने इसकी सत्ता को स्वीकार किया है, रजिया की। तो इसका जो शासन था देवल से लेकर लखनौती तक था, इसके साम्राज्य का विस्तार का वर्णन कौन करता है? मिन्हाज करता है। मिन्हाज ये कहता है कि ये जो रजिया है अपने भाइयों में सबसे योग्य है। मिन्हाज इस बात को कहता है कि जो रजिया है वो अपने भाइयों में सबसे योग्य है। अब इसके बाद ये जो रजिया जब ये शासक बनती है, शासिका बनती है, रजिया गद्दी पर बैठती है, तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ विद्रोह तो होगी, समस्याएं भी आएगी, आज भी आती है। आज भी जो है आपके जो राजा बने हुए हैं, क्या उनके सामने विद्रोह नहीं होते? क्या उनके सामने नहीं समस्याएं आती? आज भी तो आता है, पहले भी आती थी, आज भी आती और आगे भी आएगी। क्योंकि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, उसके खिलाफ कोई ना कोई खड़ा जरूर होता है, अच्छा करने के बावजूद भी। और शायद ये आप जो है भली भांति जानते होंगे, क्योंकि अब आप बच्चे तो नहीं हो। तो जो रजिया थी, रजिया के सामने भी कुछ समस्याएं आई थी, और जिससे कि इसके विद्रोह, इसके सामने क्या हो गया था? विद्रोह पैदा हो गया था। तो जो विद्रोही थे, मुख्य रूप से 3 विद्रोह इसके सामने आते हैं, जिनका नाम है ऐतगीन, अल्तुनिया और कबीर खां अय्याज। ये 3 मुख्य रूप से विद्रोही इसके सामने आते हैं। इसके सामने कुछ और अन्य विद्रोही भी आते हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूं। पहला जो नाम है वो है अलाउद्दीन जानी का, ये लाहौर का इक्तेदार था, सूबेदार था। दूसरा नाम सैफुद्दीन कोची का है, जो हांसी का सूबेदार था। ये हांसी जो है हरियाणा में पड़ता है, और ये बदायूं यूपी में पड़ता है। वो ये लाहौर पंजाब में पड़ता है, और बदायूं आपका यूपी में पड़ता है। ये जो निजामुल मुल्क जुनैदी है, ये क्या था? ये इल्तुतमिश के समय प्रधानमंत्री था, वजीर था, सचिव था। इसके समय में भी ये वजीर है, शुरुआत में बताऊंगा, ये शुरुआत में वजीर है, लेकिन इसके बाद इसको वजीर के पद से हटा देते हैं, और उसके बाद किसी दूसरे को वजीर का पद धारण करवाते हैं। इसके बाद आता है तुगरिल खां। तुगरिल खां बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। जो तुगरिल खां है, ये बिहार का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बिहार का। इसके बाद आता है नुसरतदीन ताइशी, जो अवध का सूबेदार होता है। तो मुख्य रूप से ये इसके विद्रोही थे, लेकिन इनमें जो मुख्य विद्रोही थे वो ये 3 थे, ऐतगीन, अल्तुनिया और कबीर खां अय्याज। जो ऐतगीन था वो बदायूं का सूबेदार था, और इसको एक पद दिया हुआ था अमीर हाजिब का। अमीर ए हाजिब का मतलब होता है सुल्तान के सामने हाजिर होना। तो ये सुल्तान के सामने हाजिर होता था, और सुल्तान इससे पूछता था भाई क्या मतलब साम्राज्य में क्या चल रहा है, कहाँ अच्छा कहाँ बुरा हो रहा है, तो ये सब जानकारी ये देता था। इसके बाद आता है अल्तुनिया। अल्तुनिया जो था बरन का सूबेदार था। बरन उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में। तो ये बरन का सूबेदार था पहले, उसके बाद ये भटिंडा का सूबेदार बना। क्यों बना, कैसे बना, वो अभी बताऊंगा। ये जो कबीर खां अय्याज था, ये जो कबीर खां अय्याज था पहले लाहौर का सूबेदार था, और उसके बाद मुल्तान का सूबेदार बना, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है। मुल्तान आज पाकिस्तान, मुल्तान और लाहौर आज कहाँ है? पाकिस्तान में, पहले पंजाब प्रांत में आते थे। भटिंडा भी पंजाब में। अब देखते हैं, जब विद्रोह पैदा हो जाता है, समस्या पैदा हो जाती है, तो इन समस्याओं का समाधान रजिया कैसे करती है? तो सबसे पहले एक नाम आता है निजाम मुल्क जुनैदी। तो ये जो निजाम मुल्क जुनैदी है, ये वजीर होता है, और ये अपने साथियों का, तुर्क सरदारों का और अन्य साथियों का एक संगठन बना लेता है। जब ये संगठन बना लेता है, तो ये जो संगठन होता है ये रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करता है।
तो रजिया को इस संगठन का पता चल जाता है और रजिया सोचती है कि अगर इस संगठन का समाधान नहीं किया तो ये तुम्हें जो है गद्दी से उतार देगी, हो सकता है तुम्हारी हत्या भी कर देगी। तो रजिया सबसे पहले इस संगठन को तोड़ने का प्रयास करती है, तोड़ती भी है। तो सबसे पहले जुनैदी के संगठन को इसने क्या किया, समाप्त किया। जुनैदी व कुछ अन्य तुर्क अमीरों ने रजिया की सत्ता को अस्वीकार कर विरोध किया था। ये इसकी सत्ता को अस्वीकार करते थे, इसको सुल्तान मानते नहीं थे। जैसे जुनैदी हो गया, अलाउद्दीन जानी हो गया, सैफुद्दीन कुची हो गया, ये इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, नहीं मानते थे। सबसे पहले जो विद्रोह है, सबसे पहले इनमें जो विद्रोह है किसने किया था? सबसे पहले विद्रोह कबीर खां अय्याज ने किया था। किसने किया था? कबीर खां अय्याज ने किया था। और ये विद्रोह इसने लाहौर में किया था। कहां पर किया था? लाहौर में किया था। लेकिन बाद में अय्याज ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो अय्याज है, कबीर खां अय्याज, ये लाहौर में ही क्यों षड्यंत्र करता है, क्यों विद्रोह करता है? भाई ये दिल्ली क्यों नहीं विद्रोह करता? जरा सोचिए, बताइए, ये दिल्ली ही क्यों नहीं विद्रोह करता, ये लाहौर में ही क्यों विद्रोह करता है? ठीक, मैं बता देता हूँ। तो ये लाहौर में विद्रोह इसलिए करता है क्योंकि दिल्ली में जो जनता होती है वो रजिया के पक्ष में होती है, क्योंकि रजिया को जो है जनता ही चुनकर राजा बनाती है। और वे जनता कहती है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है जब तक हमें यहाँ पर कोई आक्रमण कर दे और आपको गद्दी से हटा दे। तो जनता का इतना भय था, भले ही ये तुर्क चाली सके थे, लेकिन जनता जो है वो ताकतवर होती है। तो जनता का इतना भय था, तो इसलिए इसने, अय्याज ने दिल्ली में आक्रमण नहीं किया। कहाँ पर आप विद्रोह कर दिया? लाहौर में विद्रोह कर दिया। जब इसने लाहौर में विद्रोह कर दिया और बाद में समर्पण कर दिया, तो इसको लाहौर की सूबेदारी से हटा करके मुल्तान की सूबेदारी सौंप दी। ऐसा पूरी हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा और एक कहानी के रूप में ही आप इसको समझोगे। ऐसे किताब को पलटने से कुछ नहीं होता। किताबें तो बहुत मिलेगी मार्केट में, उठा लेना, पढ़ लेना, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद क्या करता है नुसरतदीन तायसी, जो अवध का वो होता है सूबेदार, नुसरतदीन तायसी व कुची जो है क्या करते हैं? वे भी इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, लेकिन उनको बंदी बना लिया जाता है और बाद में उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जो रजिया है उसके जो विरोधी हैं उनका खात्मा हो रहा है। इसके बाद एक आता है मोहम्मद सलारी। मोहम्मद सलारी भी इसका विद्रोही था। मोहम्मद सलारी व अय्याज के साथ मिलकर, मोहम्मद सलारी व अय्याज के साथ मिलकर जुनैदी के खिलाफ विद्रोह करवाती है रजिया। भाई जो ये अय्याज है और जो ये मोहम्मद सलारी है, ये हालांकि है तो इसके ही पक्ष में, लेकिन अंदर से ये इसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं रजिया के। तो ये रजिया कहती है इन दोनों को कि जाओ जुनैदी के खिलाफ क्या कर दो, विद्रोह कर दो। ये अब भी नहीं मान रहा, क्योंकि इसके संगठन को तोड़ दिया, ये फिर भी नहीं मान रहा था। तो इसके खिलाफ क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। और ये जो है हार जाता है और भाग जाता है। भाग कहाँ जाता है? सिरमौर की पहाड़ियों में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो जुनैदी है ये कहाँ भाग जाता है? सिरमौर की पहाड़ियों में भाग जाता है। तो जो रजिया है, रजिया क्या करती है कि जब ये राजा बनती है, शासिका बनती है, तो जो पद होते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी के जो पद होते हैं, उसमें अपने विश्वास पात्र, अपने कृपा पात्र को ही नियुक्त करती है, किसी दूसरे को नियुक्त नहीं करती, जिससे कि इसकी शक्ति बनी रहे। जैसे पहले जो इसके समय में वजीर था वो जुनैदी था, निजाम उमर जुनैदी था, लेकिन इसको हटा करके जो वजीर का पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद, वो किसको दे दिया? महजूबुद्दीन को दे दिया। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि रजिया सुल्तान ने वजीर का पद जुनैदी से छीन करके या जुनैदी को उस पद से हटा करके किसको सौंपा था? तो यहाँ पर आप चक्कर खा जाओगे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो आप नहीं कर पाओगे।
वहां पर इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछता कोई भी कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, या रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा वो कब से कब, सब जानते हैं 1236 से 1240 तक रहा है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन अब कोई नहीं पूछता, घुमा करके पूछता है। ये देखता है कि उसकी जो परख है वो कितनी है इतिहास के बारे में, जो स्टूडेंट है उसकी परख कितनी है इतिहास के बारे में, आखिरकार उसने कितना पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, सब देखता है यूपीएससी। ऐसे ही आपको किसी जिले का राजा नहीं बनाता, ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरह परखता है, तभी तो आप मालिक बनते हो जिले के। तो ये इसके बाद जो दूसरा पद आता है वो आता है सेना का प्रधान। तो जो सेना का प्रधान होता है, जो सेनापति होता है, वो पद किसको देते हैं, वो सैफुद्दीन ऐबक बहतू को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सैफुद्दीन ऐबक बहतू को दिया जाता है। इसमें एक पद और आता है, इसमें एक पद और आता है जिसका नाम है अमीर ए आखूर। आखूर का मतलब होता है घोड़े। क्या होता है, घोड़े, यानी कि जो घोड़े होते हैं, जो अश्वशाला होती है जहाँ पर घोड़े होते हैं, अस्तबल जो होते हैं, वहाँ का जो अधिकारी होता है, उनकी देखरेख करने वाला जो बड़ा अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं अमीर आखूर। और ये पद किसको दिया गया था, ये पद दिया गया था जमालुद्दीन को। किसको दिया गया था, जमालुद्दीन याकूत को दिया गया था। किसको दिया गया था, जमालुद्दीन याकूत को। ये जो नाम है गौर से देखिए और ध्यान से इसके बारे में समझिए कि आखिर ये जमालुद्दीन याकूत है कौन और क्या इसका रजिया से रिश्ता रहा है। तो कहते हैं कि कोई भी चीज हो, कोई भी कुछ भी हो, तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, आप भी जानते हो। तो ये जो रजिया सुल्तान थी और जो ये जमालुद्दीन याकूत थे, इन दोनों के रिश्ते को लेकर भी इतिहासकारों में दो पहलू थे, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। कुछ इतिहासकार कहते थे कि जो ये याकूत है ये रजिया सुल्तान का प्रेमी था। हो सकता है भाई, आज नहीं होते क्या प्रेमी, क्यों आज नहीं होते क्या, तो तब भी होते थे। तो ये जो याकूत है और जो रजिया है, इनके बीच में प्रेम था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था इन दोनों के बीच में। जैसा आप जिस बात को देख कर के आप कह रहे हो कि इन दोनों के बीच में प्रेम था, तो वो बात तो किसी के भी साथ हो सकती है। आखिर में क्या कारण था, किस वजह से इसको इसका प्रेमी कहा गया है, तो मैं आपको बता दूं। जब रजिया शिकार के लिए या दौरे के लिए अपने घोड़े पर बैठ करके कहीं जाती थी, तो ये अकेली घोड़े पर नहीं बैठ सकती थी क्योंकि स्त्री थी। तो इसको जो है घोड़े पर बैठने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा कौन देता था इसको, याकूत देता था। याकूत पास में खड़ा हो जाता था और ये जो है उसके कंधे पर हाथ रख करके ऊपर घोड़े पर बैठ जाते थे। इसी बात को कुछ इतिहासकारों ने नेगेटिव सोच लिया और कह दिया कि भाई देखो, ये कुछ भी हो, इन दोनों के बीच में प्रेम जरूर है। क्यों प्रेम है भाई, क्योंकि ये जो है इसका सहारा लेकर घोड़े पर चढ़ रही है, जबकि ये एक मर्द है। अगर इसको सहारा ही लेना है तो किसी दासी का भी तो ले सकती है, किसी और स्त्री का सहारा ले सकती है, जरूरी थोड़ा ये इनका सहारा लेना। तो कुछ कह नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो जाता है भाई, ये इसका खेलता पात्र है, अगर इसने सहारा ले लिया तो कोई वो नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो दो पहलू यहाँ से आते हैं कि ये इसकी प्रेमिका भी थी, और कुछ इसको मानते कि ऐसा नहीं था। लेकिन वो इतिहासकार है कौन जो रजिया के और याकूत के प्रेम प्रसंग का वर्णन करता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ धीरे से आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि वो इतिहासकार कौन है जो रजिया और याकूत के प्रेम प्रसंग का वर्णन करता है, तो आपको ऑप्शन दे दिया, मिन्हाज ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया, मिन्हाज ऑप्शन दे दिया। आपको फरिश्ता ऑप्शन दे दिया, आपको कुतुबी ऑप्शन दे दिया, और आपको अमीर खुसरो ऑप्शन दे दिया। इन चार ऑप्शन में से आप किसको बताओगे, मिन्हाज,
उतबी, मुस्न, ये क्या बोलते हैं इसको, फरिश्ता और अमीर खुसरो। अगर ये 4 ऑप्शन दे दिए तो फिर क्या बताओगे? बताओ जरा, सोचो क्या बताओगे। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर आप बता सकते हो, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम तो बता ही देंगे। तो मैं आपको बता दूं, इन चारों में से एक फरिश्ता नाम का इतिहासकार था जो इस बात का वर्णन करता है कि रजिया और याकूत के बीच प्रेम प्रसंग थे। और ये जो फरिश्ता है फारस या ईरान या का रहने वाला था। फारस का, ईरान का या पर्सिया का रहने वाला। ईरान कोई फारस का आ गया, इसी कोई पर्सिया का आ गया, ये यहाँ का रहने वाला था। इसका जो पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। फरिश्ता फरिश्ता का जो पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। और फरिश्ता का मतलब होता है भगवान का दूत, फरिश्ता। इसको इस उपाधि से जाना गया है, फरिश्ता की। और ये कहाँ का था? पर्सिया, ईरान का रहने वाला था। और कुछ समय में, जैसे 1600 के आसपास, 1500 के लास्ट में 1600 के आसपास, इसके जो पिता होते हैं वो अपने परिवार को लेकर के मुंबई अहमदनगर में आ जाते हैं और यहीं बस जाते हैं। और यहीं जो है ये अपने इतिहास का लेखन करते हैं, साहित्य का लेखन करते हैं, जो होते हैं फरिश्ता। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आता है कुछ अमीर लोग क्या करते हैं, याकूत की हत्या कर देते हैं। जो इसका प्रेमी होता है याकूत, उसकी क्या कर देते हैं, वो हत्या कर देते हैं। तथा अल्तुनिया, इसी समय जब अल्तुनिया रजिया को क्या कर देता है, कैद कर देता है। ये जो है तुर्कों के खिलाफ, अमीरों के खिलाफ क्या करती है, आक्रमण करती है, उस विद्रोह को शांत करती है जो होते हैं। तो उसमें याकूत की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, और जो रजिया है उसको कैद कर लिया जाता है और भटिंडा की जेल में बंद कर दिया जाता है। जब भटिंडा की जेल में बंद कर दिया जाता है, इस समय इसको बंद करने वाला कौन होता है, अल्तुनिया होता है। अल्तुनिया जो है इस समय बरन का सूबेदार है, बरन भटिंडा का, बरन या भटिंडा का। पहले बरन का होता है, फिर भटिंडा का होता है। इसी समय एक नया मोड़ आता है। वो जो मोड़ आता है नया, वो क्या होता है, जब इसको भटिंडा की जेल में बंद कर दिया जाता है तो इस समय रुकनुद्दीन फिरोज का एक भाई है महजुद्दीन बहराम शाह। जो महजुद्दीन बहराम शाह है, इसको ये तुर्क सरदार गद्दी पर बैठा देते हैं। जब ये इसको गद्दी पर बैठा देते हैं तो ये महजुद्दीन बहराम शाह एक नए पद का सृजन करता है, जिस पद का नाम होता है नायबे मामलिकात। क्या होता है, नायबे मामलिकात। और इस पद पर ये किसको बैठाता है, ऐतगीन को। ये पद जो है किसको देता है, ये ऐतगीन को पद देता है, जो बदायूं का हाजिब होता है। ये पहले बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। सूबेदारी हटा करके इसको कौन सा पद दे दिया, नायब ए मामलिक पद। और इस समय जो नायब का पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। पहले वजीर होता था, वजीर अब कौन हुआ, नायब का पद महत्वपूर्ण हुआ। तो इसी समय अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया और एक नए पद का सृजन किया, नायब मामलिकात। और ऐतगीन को ये पद दिया गया। लेकिन वो 1240 ईस्वी में अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली और दिल्ली पर आक्रमण किया। अल्तुनिया ने ही इसको कैद किया था, फिर इसी से क्या कर ली, शादी कर ली। आखिर ये बात जो है कुछ समझ में नहीं आई, तो इसको हम समझाते हैं आपको। जब इसने बहराम शाह ने ये नया पद, नायब का पद बनाया और ऐतगीन को दिया, तो इस पद से अल्तुनिया असंतुष्ट हो गया। क्योंकि वो ये बात कहता था कि जो ऐतगीन है, जितना वो साथ बहराम शाह का दे रहा है विद्रोह में, उतना ही साथ हमने दिया है, लेकिन हमको ये पद नहीं दिया उसने। हमको कहाँ रखा, हमको भटिंडा में ही सूबेदार बनाए रखा। तो ये जो नायब का पद है, इसके हकदार हम भी है, तो ये पद हमें भी मिलना चाहिए। तो वो अब किसी भी तरह ऐतगीन को उस पद से हटाना चाहता था और खुद उस पद पे बैठना चाहता था, लेकिन उसके लिए इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे क्या करूं।
तो इसी बात को भांप लिया था रजिया ने। रजिया ने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो रजिया जो है वो धीरे धीरे अल्तुनिया से मिलने लगी। ये धीरे धीरे की मुलाकात ज़्यादा में बढ़ने लगी और ये जो मुलाकात है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच में प्यार हो गया। और प्यार इतना हो गया कि दोनों ने एक बार आखिर में आकर के क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया एक दूसरे को शादी के लिए। और अल्तुनिया ने रजिया से 1240 ईस्वी में क्या की, शादी की। और इन्होंने कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं और दिल्ली पर क्या करते हैं, कूच करते हैं, आक्रमण करते हैं। और ऐसे ही करते हैं, ये शादी कर लेते हैं। 1240 में अल्तुनिया ने रजिया से क्या की, शादी कर लिया और दिल्ली पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। लेकिन इसी समय ये जो है बैराम शाह से पराजित हो जाते हैं। लेकिन बैराम शाह ने इनको क्या किया, पराजित कर दिया। और दिल्ली से लौटते समय कैथल में दोनों की हत्या कर दी गई। जब ये पराजित हो जाते हैं तो दिल्ली से लौटते हैं भटिंडा की तरफ, तो बीच में एक स्थान पड़ता है कैथल, हरियाणा में। तो हरियाणा का जो कैथल है ये घनघोर जंगल था यहाँ पर। इसी जंगल से गुजर रहे थे तो ये सोचते हैं कि हम थके हुए हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके रजिया और जो है अल्तुनिया आराम करने लगते हैं। जब ये आराम करते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर जो वो एरिया है वो डाकुओं का एरिया होता है, गुंडों का एरिया होता है, बदमाशों का एरिया होता है। तो बहुत सारे बदमाश गुंडे निकल आते हैं जंगल से और देखते हैं कि यहाँ पर रजिया और वो क्या है, अल्तुनिया है, दो आदमी हैं। वे इनको मारने की कोशिश करते हैं। तो इधर से जो है रजिया और अल्तुनिया उनके साथ आक्रमण करते हैं, जिससे कि मेरे भाई रजिया और अल्तुनिया दोनों इस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। दोनों की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर एक कहावत बनी हुई है, यहीं से एक कहावत निकल कर आई थी, रजिया फंस गई गुंडों में। शायद आपने भी सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में, तो वो यहीं से आई है। ठीक है। एक बात और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वे जो गुंडे थे वे कोई और नहीं थे, जो एतवीन है इसके ही द्वारा भेजे गए कुछ सिपाही थे जिन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो वे एतवीन ने इनके पीछे लगा दिए थे, जिनको रास्ते में इन्होंने मार दिया। रजिया व प्रेमी याकूब जो है, इनकी जो कब्र है वो पुरानी दिल्ली में एक पहाड़ी है जिसका नाम है भोजाल। एक पहाड़ी है जिसका नाम है भोजाल। अभी बता देता हूँ, सुना भी होगा शायद, मुझे लगता है कि बहुत कम है जिन्होंने सुना होगा ये भोजाल। तो ये जो भोजाल पहाड़ी है इसी पर एक गेट है जिसको बोलते हैं तुर्कमान गेट। तो यहीं पर तुर्कमान गेट के सामने इन दोनों की कब्र है, इन दोनों का मकबरा है। रजिया पहली सुल्तान है जिसे दिल्ली की जनता ने गद्दी पर बैठाया था। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ और लिखा हुआ भी है। फरिश्ता ने ही इनके रजिया व याकूत के प्रेम प्रसंग का वर्णन करता है। रजिया ने, देखो, जैसे इल्तुतमिश के समय एक आक्रमण होता है, तैमूर आक्रमण करता है, वो चंगेज खान आक्रमण करता है। इल्तुतमिश के समय जो है चंगेज खान क्या करता है, आक्रमण करता है। मंगोल आक्रमण पहला इल्तुतमिश के समय में होता है। ऐसे ही मंगोल आक्रमण जो है जो रजिया है, रजिया के समय में भी होता है। तो कौन करता है इसमें आक्रमण, ख्वारिज्म शासक हसन करलूग। ये जो ख्वारिज्म का शासक है हसन करलूग, ये आक्रमण नहीं करता, ये मंगोल का नहीं है, ये ख्वारिज्म का है। लेकिन मंगोलों ने इसको निष्कासित किया हुआ है, वहां से निकाल दिया और निकाल करके ये रजिया से, दिल्ली के राजा से सैन्य सहायता मांगता है लड़ने के लिए मंगोलों से। लेकिन ये जो रजिया है इसको सहायता देने से मना कर देती है और इस तरह से दिल्ली की रक्षा करती है मंगोलों से। तो ये क्या है, रजिया ने ख्वारिज्म शासक हसन करलूग को सैन्य सहायता न देकर दिल्ली की रक्षा की थी। याद रखना यहाँ पर, ये जो हसन करलूग है ये मंगोली नहीं है, ये ख्वारिज्म का शासक है। अगर रजिया इसको सहायता दे देती, सैन्य सहायता, तो तब मंगोल इस पर क्या करते, आक्रमण करते। तो मंगोलों के आक्रमण को इसने क्या कर लिया, बचा लिया, आक्रमण नहीं हुआ। ऐसे इल्तुतमिश ने भी क्या कर लिया था, बचा लिया था। तो ये था रजिया सुल्तान का और रुकनुद्दीन का इतिहास। इसके बाद में जो इतिहास आएगा
वो आएगा महिजुद्दीन बैराम शाह का। महिजुद्दीन बैराम शाह का, उसके बाद पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन मसूद शाह को, और फिर हम आखिर आखिरी जो शासक है शमसी वंश का, गुलाम वंश का नहीं, शमसी वंश का आखिरी और छठा शासक है वो कौन है? वो है नासरुद्दीन महमूद। ये वाला नासरुद्दीन महमूद नहीं, ये वाला नासरुद्दीन महमूद है जो 1246 ईस्वी से लेकर के 1246 ईस्वी से लेकर के 1266 तक शासन करता है। तो ये छठा और आखिरी शमसी वंश का शासक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। इसके बाद जो राजा आएगा, जो शासक सुल्तान आएगा बलबन, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1246 में ये नासरुद्दीन महमूद कैसे सुल्तान बन गया भाई? क्योंकि ये नासरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का लड़का था, और जबकि मैंने बताया था आपको नासरुद्दीन महमूद की जो मृत्यु है वो तो 1229 में हो गई थी। फिर ये नासरुद्दीन महमूद 1246 में कैसे राजा बना भाई? क्या इसको संजीवनी बूटी दी गई थी जिससे ये जीवित हो गया? क्यों भाई, हो सकता है। संजीवनी बूटी तो आज भी है। अब जो मैं आपको बूटी दे रहा हूं वो संजीवनी बूटी तो है। क्यों भाई, हमारा नाम भूल गए क्या? जो मैं अब आपको बूटी दे रहा हूँ वो संजीवनी बूटी तो है, जो आपको जीवित कर रही है, क्योंकि आप इतिहास को भूल चुके हैं। अब हम आपको जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, समझ गए? तो मैं आपको बता दूं, जब 1229 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है नासरुद्दीन महमूद की, इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र की, तो जो इसकी पत्नी है कुतुब शाह, वो एक पुत्र को जन्म देती है तभी, मतलब उसी दौरान, उसी साल 1229-30 में। एग्जैक्ट डेट का इसका नहीं है, लेकिन 29-30 इसको कहते हैं कि 29-30 में, 1229-30 में वो एक पुत्र को जन्म देती है। जब वो पुत्र को जन्म देती है तो उसके नाम को लेकर के दोनों सोचने लगते हैं, इल्तुतमिश और उसकी पत्नी। तो वो कहते हैं कि जो हमारा बड़ा पुत्र था वो बहुत ही प्रिय था, अब उसकी याद जो है इतनी जल्दी नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तो उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो वे कहते हैं कि क्यों ना हम इस पुत्र का भी नाम नासरुद्दीन महमूद रख दें। तो तब इस जो वे पुत्र था इसका नाम इन्होंने नासरुद्दीन महमूद रखा था अपने बड़े पुत्र की याद में। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ना कि एक। समझ गए? तो हो गया ये कंफ्यूज दूर। तो आपके जो सारे डाउट्स हैं क्लियर है? ठीक है, तो ये आप इसको क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अब तक जो मेरी वीडियो नहीं आई थी तो किसी कारणवश नहीं बना पाया, नहीं आ पाई, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए। अब जो मेरी वीडियो आएगी वो कंटिन्यू लगातार आएगी, डेली आएगी। तो आप अच्छे से पढ़िए हिस्ट्री को, ठीक है?